वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जिस तरह के हम पहले भी बात कर रहे थे, रमज़ान की आमद है और दिल में एक अजीब सी आप मुसरत और ख़ुशी और एक अच्छा सा एहसास महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे कि शायद तैयारियों में वक्त कम है, कोई और उलझने भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक आम तासुर लें तो एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास है कि हमने रमज़ान का इस्तकबाल करना है। और जब हम रमज़ान की बात करते हैं, क्योंकि आपका मेरा साथ अमूमन किसी न किसी चैनल पे होता ही है और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला आज नेटवर्क पे होगा, तो मेरे साथ हमेशा मौजूद होते हैं एंड आई रियली इन्जॉय। इनका सेगमेंट में बहुत आमदिनों में भी और ख़ुसूसन रमज़ान में बहुत इन्जॉय करती हूँ। आगा अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तिब्ब नबवी पे हम बात करते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। आगा साहब, सबसे पहले आपसे वही सवाल जो मैंने व्यूअर्स से किया है, मैंने इनको 3 ऑप्शंस दिए हैं। हम सुबह अपना जो टाइम है 9 से 12 इसमें भी शो कर सकते हैं रमज़ान के दौरान, दोपहर में यानी 1 बजे से लेके 4 बजे तक भी कर सकते हैं, जो ज़ोहर से लेके असर का टाइम होता है। उसमें हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है रोज़ा गुजारना और फिर उसके बाद तैयारियों का सिलसिला शुरू होता है, तो एक स्लॉट ये है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास सहरी का है, यानी सुबह 2 बजे से फजर के वक्त 5 बजे तक। तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि मेरा शो आप किस इन तीनों ऑप्शंस में से कब देखना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा सुबह सादिक, यानी कि सहरी में। आप चाहते हैं सहरी में दुनिया के सामने करूँ? सहरी में सुबह सादिक, क्योंकि उस वक्त वो टाइम दुआएं कबूल होने का होता है और उस पर इतनी अच्छी उस टाइम पे बैठ के अगर बात की जाए। लेकिन अगर सब सबको काम भी तो करना होता है, सब खवातीन तो किचन में बिजी हो जाती हैं, फिर हमें कौन सुनेगा? लेकिन लोग बहुत साउंड खोल के उसमें रमज़ान में ट्रांसमिशन देखते हैं, साउंड के साथ देखते हैं, लोग चलते फिरते सुन रहे होते हैं, कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं। तो आगा साहब की प्रेफरेंस है सुबह सादिक, और इसके अलावा जो 2 ऑप्शंस हैं, एक तो हमारा रेगुलर टाइम या फिर दोपहर यानी जोहर से लेके असर तक। आप बताइए जी, ऑनलाइन मुझे बता सकते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, जो भी आपका प्रेफर्ड हो। आपके सामने मेरे एड्रेसेस चल रहे हैं। आज जो आगा साहब से हम खुसूसन बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स रमज़ान, तो इसको उस ज़ुमरे में भी थोड़ा सा कवर करेंगे। ज़ियाबतीज़ या फिर शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार रोज़ा रखना। वो वैसे ही फील करते हैं कि जी शुगर मेरी डाउन हो गई है, लेकिन उनके लिए टिप्स और वो क्या करें, इससे पहले आगा साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़ियाबतीज़ होती क्यों है? टाइप 1, टाइप 2। लोग कहते हैं कि अगर इंसुलिन पे ना भी जाएं, आम तौर पे एक सर्टेन एज के बाद जब भी शुगर टेस्ट करें तो लोगों की शुगर बढ़ी भी आती है। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटे, आजकल तो बहुत सारी वजूहात हो गई शुगर की कि शुगर क्यों हो रही है, ज़ियाबतीज़ क्यों हो रही है लोगों को, लेकिन जो बेसिक वजह है वो है लाइफ स्टाइल, हमारी तर्ज़ ज़िंदगी, हमारी तर्ज़ रिहाइश। देखिए, ना तो हम टाइम पर सोते हैं और ना हम टाइम पे उठते हैं, और दूसरी बात नाक़िस ग़िज़ा का हाल ये है कि देखिए, ना तो सब्ज़ियाँ बिल्कुल असली रहीं, ताज़ी रहीं, उसमें भी केमिकल्स और दवाइयों का शमूलियत हो गई है। दूसरी चीज़, ना चिकन, उसमें भी दवाइयाँ हैं, ना फ़िश भी नहीं खा सकते, वो भी फार्म के अंदर आ गई, उसमें भी दवाइयाँ इंक्लूड हो गई, उसमें भी प्रिजर्वेटिव डल गए, डब्बा पैक जो ग़िज़ाएँ आती हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव। अब आप देखिए तो इंसान खाए तो क्या खाए? अच्छा, फिर चलिए खाने को छोड़ दीजिए कि खाना तो चलिए नाक़िस है, लेकिन हमारी जो गांव की ज़िंदगी है आज भी, वहाँ सेहतमंद ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, उनको शुगर वुगर नहीं होती है। 80 साल 90 साल के लोगों को मैंने देखा, उनसे सवाल पूछा कि आपको शुगर क्यों नहीं हुई? यहाँ तो 25 साल 20 साल में हो रही है शुगर। उन्होंने कहा साहब हम कोई डब्बा पैक ग़िज़ा नहीं खाते, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो ताज़ी ग़िज़ा और सादी ग़िज़ा खाते हैं। और एक बहुत बड़ी वजह, एक तो यहाँ पे आपने जो टिप्स दी उसमें नंबर 1 हम बात कर रहे हैं नींद ना पूरी होने। शहरी ज़िंदगी में वाकई और ख़ास तौर पे आज की ज़िंदगी में हमारी नींद पूरी नहीं होती। दूसरा जो आपने हवाला दिया, देखें गांव में, देही इलाकों में लोग रिफाइंड वाइट शुगर नहीं खाते, यानी वो मैदे का इस्तेमाल नहीं होता, सूजी का इस्तेमाल नहीं होता, और जो शुगर भी है जिसको ब्लीच किया हुआ, सफ़ेदी की हुई, ये जिस्म के लिए मुश्किल होता है इसको हल करना। वो आज भी गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, शहद का इस्तेमाल करते हैं, गन्ने का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वो आसान है बॉडी के लिए। और फिर दूसरी बात ये कि तर्ज़ रिहाइश देखिए, हम 2-2 कमरों के, 4-4 कमरों के, 3-3 कमरों के फ्लैटों में रह रहे हैं, ना वहाँ ताज़ी हवा है ना ताज़ी धूप है। अच्छा, चहल कदमी का फुकदान है,
अम्मी ने 5 रुपए का पुदीना लेने भेजा, पिछली गली में जाना, वो बाइक स्टार्ट करके जाएंगे लड़के। आगा साहब, उसमें हम सोचते हैं ना कि पैदल चलना तो गरीबों का काम है, वो बेचारे चलते हैं जिनके पास सवारी नहीं होती। अच्छा, पहले ज़माने में, पिछले ज़माने में 8 से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर रोज़मर्रा की रूटीन में था कि इंसान पैदल चल लिया करता था। पैदल चलना एक वर्जिश है। आप ये सोचिए कि अब पैदल चलना इतनी बड़ी लग्जरी बन चुकी है कि आप हजारों रुपयों की मेंबरशिप लेते, जिम में जाके उसमें ट्रेडमिल में वॉक करते, आमतौर पर वॉक नहीं करते। लेकिन आगा साहब, थोड़े से सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। तिब्बे नबवी से हमें क्या इशारे मिलते हैं, कुछ टिप्स मिलती हैं कि किस तरह ज़ियादतीज़ पे या तो कंट्रोल या उसको प्रिवेंट किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात ये करूँगा कि जिन लोगों को बिल्कुल फ्रेश नई शुगर हो रही है, मैं उनके लिए बताऊंगा कि वो अपनी शुगर को कर सकते हैं। सही, वो नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह आज। तो लोग नोट कर लें, मैं बड़ा अच्छा नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि जिससे लोगों को जो नई शुगर हो रही है वो होना ख़त्म हो जाए। यानी अभी वो इंसुलिन पे नहीं गए हैं, टाइप 1 जिसको हम कहते हैं, सिर्फ बॉर्डर लाइन पर हैं। बिल्कुल, ओके। और डॉक्टर कह रहे हैं कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, आप ग़िज़ा से कंट्रोल कर लें। ग़िज़ा फास्टिंग में ज़्यादा आती है या रैंडम ज़्यादा आती है? ग़िज़ा के साथ मैं उनको ऐसी सब्जी बताऊंगा जिससे वो अपनी शुगर को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा। सिर्फ कंट्रोल नहीं, ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, कुल्फे का साग है, कुल्फे का साग है, अगर उसको सलाद की तरह से 2 से 3 टाइम दिन भर में इस्तेमाल किया जाए, सलाद की तरह से, मतलब खाने के साथ सैलेड की तरह से उसको खा लें आप देखेंगे 2 से 3 महीने में शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पका के नहीं खा सकते, मुझे कुल्फा आलू बहुत पसंद। पका के भी खा सकते हैं और सलाद में भी खा सकते हैं। कुल्फा आलू तो खैर क्या कहना है, आज अम्मी बना ही दें यार, अगर आप देख रही हैं प्रोग्राम तो। अच्छा, फिर उसके अलावा बैंगन जो होते हैं उसके ऊपर जो डंडियाँ लगी होती हैं जी, 5 डंडियाँ सिर्फ बैंगन की आप ले लें और उसको धो लें और उसके बाद उसको बॉईल कर लें। बॉईल कर 1 कप रोज़ाना, सिर्फ 1 कप दिन भर में किसी भी टाइम 1 कप आप चाय की तरह से उसको पी लें आप। उसमें अगर आपने जायका चाहिए तो थोड़ा सा शहद डाल लीजिए। आपको पता है, ये जो मैंने आपको बताया, बैंगन की डंडियाँ 5 उबाल के और चाय की तरह से उसको पीना, इससे शुगर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसमें एक बैंगन में, भिंडी में हम देखते हैं कि लेस सी होती है। लेस आप कह रहे हैं कि ये फ़ायदेमंद होती है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमारी इसमें कुछ ऐसी चीज़ होती है, फाइबर कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जो ब्लड में ग्लूकोज को धीरे धीरे जाके मिक्स होता है। अच्छा, फौरन मिक्स नहीं होता। ग्लूकोज जितना भी होता है, जो भी आप ग्लूकोज खाएं, जो भी शुगर खाएं, वो ब्लड में आपके धीरे धीरे जाके मिक्स होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, मैं उसका नेमुल बदल बताता हूँ। क्या चीज़ खाएंगे आप तो इंसुलिन का ही फ़ायदा आपको देगा। ये जो हरी प्याज होती है, जिसको सफ़ेद प्याज भी कहते हैं, हरी प्याज भी कहते हैं, जिनके पत्ते लंबे लंबे होते हैं, अगर इसको कच्चा खाया जाए, मतलब रोटी के साथ जब खाएं, उसको काट के रख लें और उसके थोड़े से 2-4 पत्ते भी रख लें और प्याज काट के रख लें, वो हर खाने में आप खाएं, आपको इंसुलिन के फ़वाइद आपको मैसर आ जाएंगे। और अच्छा, ये सब चीज़ें, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब ये वाली बात करने का। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लैरिटी करती चलूँ कि आप इसको एज अ फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं। देखिए, आपकी जो इंडिविजुअल कंडीशन है उसका हमें एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा शुगर हाई रहती है और डॉक्टर्स आपको दिन में 2 दफ़ा भी हो सकता है, 3 दफ़ा भी आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उसका नेमुल बदल नहीं है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी इंसुलिन भी इस्तेमाल करें, लेकिन आप फ़र्क और अफाका ज़रूर देखें। जी हाँ, लेकिन इंसुलिन जैसे फ़ायदे आएंगे इंशाल्लाह। जी। और जिन लोगों ने, बस ये ना हो ना कि हरी प्याज खा के किसी ने इंसुलिन ना लगाई आज, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें, लेकिन हरी प्याज के फ़ायदे हैं ये वाले। अच्छा, इसके अलावा कड़वे बादाम, अगर कड़वे बादाम 5 से 10 दिन भर में खाए जाए, मीठे नहीं, कड़वे बादाम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पका के नहीं खा सकते, मुझे कुल्फा आलू बहुत पसंद। पका के भी खा सकते हैं और सलाद में भी खा सकते हैं। कुल्फा आलू तो खैर क्या कहना है, आप अम्मी बना ही दें यार, अगर आप देख रही हैं प्रोग्राम तो। अच्छा, फिर उसके अलावा बैंगन जो होते हैं उसके ऊपर जो डंडियाँ लगी होती हैं जी, 5 डंडियाँ सिर्फ बैंगन की आप ले लें और उसको धो लें और उसके बाद उसको बॉईल कर लें। बॉईल कर 1 कप रोज़ाना, सिर्फ 1 कप दिन भर में किसी भी टाइम 1 कप आप चाय की तरह से उसको पी लें आप। उसमें अगर आपने जायका चाहिए तो थोड़ा सा शहद डाल लीजिए। आपको पता है, ये जो मैंने आपको बताया, बैंगन की डंडियाँ 5 उबाल के और चाय की तरह से उसको पीना,
इससे शुगर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसमें एक बैंगन में भिंडी में हम देखते हैं कि लेस सी होती है, लेस आप कह रहे हैं कि ये फ़ायदेमंद होती है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमारी इसमें कुछ ऐसी चीज़ होती है, फाइबर कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जो ब्लड में ग्लूकोज को धीरे धीरे जाके मिक्स होता है। अच्छा, फौरन मिक्स नहीं होता। ग्लूकोज जितना भी होता है, जो भी आप ग्लूकोज खाएं, जो भी शुगर खाएं, वो ब्लड में आपके धीरे धीरे जाके मिक्स होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, मैं उसका नेमुल बदल बताता हूँ। क्या चीज़ खाएंगे आप तो इंसुलिन का ही फायदा आपको देगा। ये जो हरी प्याज होती है, जिसको सफ़ेद प्याज भी कहते हैं, हरी प्याज भी कहते हैं, जिनके पत्ते लंबे लंबे होते हैं, अगर इसको कच्चा खाया जाए, मतलब रोटी के साथ जब खाएं, उसको काट के रख लें और उसके थोड़े से 2-4 पत्ते भी रख लें और प्याज काट के रख लें, वो हर खाने में आप खाएं, आपको इंसुलिन के फ़वाइद आपको मैसर आ जाएंगे। और अच्छा, ये सब चीज़ें, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब ये वाली बात करने का, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लैरिटी करती चलूँ कि आप इसको एज अ फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं। देखिए, आपकी जो इंडिविजुअल कंडीशन है उसका हमें एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा शुगर हाई रहती है और डॉक्टर्स आपको दिन में 2 दफ़ा भी हो सकता है, 3 दफ़ा भी आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उसका नेमुल बदल नहीं है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी इंसुलिन भी इस्तेमाल करें, लेकिन आप फ़र्क और अफाका ज़रूर देखें। जी हाँ, लेकिन इंसुलिन जैसे फ़ायदे आएंगे इंशाल्लाह। जी। और जिन लोगों ने बस ये ना होना कि हरी प्याज खा के किसी ने इंसुलिन ना लगाई आज तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें, लेकिन हरी प्याज के फ़ायदे हैं ये वाले। अच्छा, इसके अलावा कड़वे बादाम, अगर कड़वे बादाम 5 से 10 दिन भर में खाए जाए, मीठे नहीं, कड़वे बादाम खाए जाएंगे, उससे भी शुगर कंट्रोल में आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा बताता हूँ, कासनी के पत्ते, कासनी के पत्तों को खुश्क कर लें, और अगर कासनी के पत्ते कड़वे होते हैं बहुत, अगर ये पसंद नहीं आ रहे तो अखरोट के पत्ते भी, अखरोट के दरख्त के पत्ते भी, वो भी खुश्क कर लें और उसको पाउडर फॉर्म में ले लें। सही। हर खाने के बाद 1.5 से 2 टीस्पून आप खाएं और पानी पी लें, आप देखेंगे कि शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। सही। हैरत अंगेज़ तौर पे कंट्रोल में आती है। जिन लोगों की शुगर फास्टिंग में 140 और 180, 190 आ रही होती है फास्टिंग में, वो लोग इस्तेमाल करें तो वो 2 से 3 दिन के बाद देखेंगे 110, 120। अच्छा आगा साहब, बिफोर वी रैप अप, ये तो बड़ी मुफीद टिप्स आपने दी हैं। जो लोग रोज़े की यानी डायबिटीज़ अगर उनको है, इंसुलिन लगा रहे हैं या बॉर्डर लाइन पे भी हैं, उन्होंने अगर रोज़ा रखना है तो फिर सहरी और इफ्तार के लिए उनको कुछ टिप्स दें। बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, मैं एक रोटी ऐसी बनाना बताता हूँ जिसके बड़े फ़ायदे हैं, फिर उसके बाद मेथी दाने का एक सूप बताऊंगा, जिसको उबालना नहीं है, लेकिन रखेंगे वो सूप बन जाएगा। और ये सहरी के टाइम पे या इफ्तार के टाइम पे? ये इफ्तार और सहरी के टाइम पे मैं कैसे इस्तेमाल करना बताता हूँ। एक तो रोटी की टिप्स बताता हूँ, और वो टिप रोटी की ऐसी है कि लोग उसको बिजनेस भी बना सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें बिजनेस में यानी कि प्रॉफिट ना लें, क्योंकि लोग फ़ायदा उठाते हैं कि 3 टाइम लोगों को रोटी चाहिए, तो लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक मुनासिब कीमत में उसको कर सकते हैं। 1 किलो चने का आटा, काले चने का आटा 1 किलो, 1 किलो जौ का आटा, 1 किलो मकई का आटा, 1 किलो गंदुम का आटा, गंदुम मोटा वाला आटा, लाल आटा, लाल आटा, उसको मोटा आटा कहते हैं। अच्छा, 1 किलो उसमें गंदुम की भूसी, ये 5 चीज़ें आपने 1-1 किलो डाल दी। फिर उसमें आधा पाव ज़ीरा सफ़ेद वाला, उसको आप भुना हुआ या वैसे ही पिसा हुआ, लें, उसको पीस लें, उस आटे में उसको मिक्स कर दें आप। फिर आप उसमें आधा पाव कलौंजी, कलौंजी को पीसे नहीं, बगैर पीसे, क्योंकि बगैर पीसे जो कलौंजी खाई जाती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कलौंजी को भी आधा पाव उसमें डाल दें, आटे में मिक्स कर दें आप, और आधा पाव मेथी दाना, उसको पीस लें आप, उसको पीस के मिक्स कर दें आप, और उसकी आटा बना के उसकी चपाती बना के खाएं, आप देखेंगी कि शुगर नहीं बढ़ेगी। अच्छा, ये जो मिक्सचर है, इसको मिक्सचर के तौर पे बना के रख लें और जब ज़रूरत के मुताबिक इसको गूंद लें, या गूंद के भी इसको रखा जा सकता है? गूंद के भी रखा जा सकता है। थोड़ा सा मिला के रखें। थोड़ी बनाना थोड़ी मुश्किल होती है ख़वातीन को, लेकिन बन जाती है। और मज़े की बात यह है कि शुगर पेशेंट इसको पेट भर के खा सकता है। वैसे इसमें जितनी चीज़ें हैं, इट इज़ अ कंप्लीट मील इन इटसेल्फ। इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप सादे दही के साथ ये खा लें, शुगर नहीं बढ़ती, शुगर नहीं बढ़ेगी, जर्रा सी भी शुगर नहीं बढ़ेगी। इसमें मजे की बात ये है। अच्छा आगा साहब, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, अब इतनी सारी टेम्पटेशंस होती हैं, जैसे ही इफ्तार का वक्त आता है तो शरबत भी है, दूध वाला शरबत भी है, जलेबियाँ भी हैं, बाकी सब कुछ भी है। आप फौरी तौर पे उनको क्या कहेंगे कि रोज़ा खोलते ही क्या करें या कौन सी चीज़ों से इज्तनाब करें? देखिए, मैं कहूँगा कि हर शहद के अलावा हर मीठी चीज़ में जहर है। शहद के अलावा हर मीठी चीज़ में जहर है। जहर से मुराद ये नुकसानदेह है ना, जहर से मुराद मेरी ये नुकसानदेह।
और जहर के अलावा हर कड़वी चीज में शिफा है, सिवाय कड़वी बातों के। बातों में मिठास रखें, बाकी खाने पीने में हम ये कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं वो जो सूप बताना चाह रहा हूँ, जो शरबत बताना चाह रहा हूँ, उसको मैं बताता हूँ। देखिए, 2 टेबल स्पून मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें आप, ठीक है, और उसको सुबह उठने के बाद निहार मुंह आप उसको पी सकते हैं। हाँ जी। आपको इसके पीने से शुगर आपकी हैरत अंगेज तौर पे, मौजज़ाती तौर पे आपको नजर आएगा, रिजल्ट के कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें भी एहतियात बताइएगा आगा साहब कि ये अगर आम दिनों में लोग नहीं कर रहे, रोजा रखना है तो सहरी में तो ये ना करें ना, वरना आपकी शुगर फिर एकदम ड्रॉप करेगी। रोजे के अफ्तार के टाइम। एग्जैक्टली, ये जो टिप्स आपको दी जा रही हैं कि आप इफ्तार में रोटी आप बेशक सहरी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जो बताया गया, लेकिन जिससे एकदम आपकी शुगर ड्रॉप होगी, ये हरगिज 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 आपने सहरी में नहीं करना। बता दूं, कुछ पेशेंट शुगर के, डायबिटीज के ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर भी बहुत परेशान करता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। थोड़ा सा इमली का पानी, इमली भिगो के रख दें, उसका पानी बना लें, थोड़ा सा दही का पानी, दोनों पानियों को मिला के अगर आप पिएंगे, आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों आपको पूरे रमजान तंग नहीं करेंगे। और इससे एक्ने भी खत्म हो जाती है, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। अगर आपको कील बहासों का प्रॉब्लम है और आप ईद तक बड़े खूबसूरत होना चाहते हैं, तो ये दही और इमली का पानी, हो सकता है थोड़ा सा गला खराब हो, लेकिन स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। गला इंशाल्लाह खराब नहीं होगा, क्योंकि उसको ठंडा करके नहीं पिया, वैसे ही पिया। और थोड़ा सा, बहुत ज्यादा खटास भी ना करें। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त आप टिप्स देते हैं, और यकीनन जिस तरह हमने अभी बात की कि कड़वाहट जो है ना खाने में आप बर्दाश्त कर ले, क्योंकि हर कड़वी चीज में शिफा होती है, सिवाय बातों के। बातों में थोड़ी मिठास रखनी है आपने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक, और इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, टाइम फॉर आवर बिग डिस्कशन। लेकिन एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करते चलें कि मेरे रमज़ान शो के लिए 3 टाइम ऑप्शंस हैं जी, और हम चाहते हैं कि आप यानी हमारे व्यूअर्स बताएं कि बेहतरीन टाइम कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी यही वक्त जो सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होता है, क्या इस वक्त आप देखना चाहेंगे मेरा रमज़ान शो, या फिर दोपहर का वक्त यानी तकरीबन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आप हमें लाइव देखना चाहेंगे। तीसरा ऑप्शन ज़रा हमारे और माई टीम के लिए टफ होगा, सुबह सादिक यानी सहरी के वक्त सुबह 2 बजे से लेके फजर के बाद 5 बजे तक। ये 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे बताइए। हम संडे तक इस पे फैसला लेने वाले हैं, तो आपका जो इस पे इनपुट है वो बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर मुझे दीजिएगा। अब आ जाते हैं जी हमारे आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी ग्रीड यानी लालच। लालच बुरी बला है, बार बार हमें सिखाया जाता है, लेकिन इंसानी फितरत का हिस्सा भी है। हम सब लालची हैं, हमें किसी ना किसी चीज़ की लालच है। किसी को पैसे की लालच है, शोहरत की लालच है, हो सकता है अफेक्शन की लालच हो। एक और तरीके से इसको देखने की कोशिश करें कि हम में से हर कोई अपने अंदर कोई कमी महसूस करता है, और उस कमी को एक्सटर्नली या तो किसी की मोहब्बत से, किसी की अटेंशन से, मालो ज़र से, शोहरत से हम उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इस लालच का हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। क्या हर लालच का नुकसान ही होता है? अगर हम दूसरे तरीके से इसको देखें, कुछ लोग अपने इल्म में इजाफा करने की लालच में भी तो मुब्तला होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस चाहते हैं। क्या उस ज़मरे में लालच आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, या वो उस वक्त सिर्फ एक खोज या जुस्तजू का लेवल रखे तो होगी? लालच जहाँ पर भी आएगी मामला ख़राब हो जाएगा। ये हम बात करेंगे जी। आज हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, क्योंकि जुम्मे का रोज़ है, तो थोड़ी सी इसमें दीन से रिलेटेड बात भी करेंगे कि दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है, और ह्यूमन साइकी, नफ्सियात के पहलू से, सोशल एंगल से भी इस पे बात करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपकी कॉल्स आएंगी तो प्रोग्राम में और रौनक होगी। अपना एक्सपीरियंस बताइएगा जी लालच के साथ, किस चीज़ के हवाले से आप लालची रहे और क्या उससे आपको कोई नुकसान उठाना पड़ा। हमारे साथ आज मौजूद है ऑफ कोर्स जुनैद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, फिर भी आपने वक्त निकाला, हम बहुत मशकूर हैं आपके। थैंक यू। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं पलबशा याया। You see her as a host, as an actor. I really like her because she brings a young, vibrant flavor to all our discussions. Thank you, Palbasha, for being here. Thank you so much. Palbasha, अगर गुफ्तगू का आगाज आप ही से करूं, क्या आपको लगता है, इसमें आपकी असेसमेंट क्या है कि अगर दोनों जेंडर्स को कंपेयर किया जाए, क्या ख़वातीन भी लालची होती हैं या मर्द ज़्यादा लालची होते हैं? आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है या इनसाइट है? पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, इट्स like 50-50. कोई इसमें कैद नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत हो, औरत हो, इवन किड्स
you know, even kids as well. So you can't really say कि एक gender issue है ये, सही, कि एक psyche issue है. I think greed is something जो कि जब आपके अंदर बड़ी insecurity होती है तब बहुत ज़्यादा वो भर के आती है सामने. जब आपको लगता है कि आपको खुद पे एतबार नहीं होता, खुद पे एतमाद नहीं होता, कि you know when you feel like you're not self sufficient enough, तभी आपके अंदर ये लालच की जो बीमारी होर्डिंग की कैफियत है ना, यानी एक ज़ख़ीरा करने की या किसी चीज़ पे काबिज़ हो जाने की. तो कहीं ना कहीं अगर नफ्सियाती पहलू से देखा जाए तो आपको ये महसूस होगा कि जो आज है वो शायद कल ना हो, शायद. और ये हम हर तरह से करते हैं. जैसे आप रमज़ान में देखिएगा, अभी रमज़ान मुबारक इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो हम जुनैद जिस तरह यू नो सुपर मार्केट से शॉपिंग कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि लालच की कोई इंतहा नहीं है. जैसे कल दूध नहीं मिलना, कल शरबत नहीं मिलना, ऐसा करो पूरे महीने का आज ही जमा कर लो. ये क्यों हमारी ये फितरत का हिस्सा बन गया है? देखिए, एक हदीस शरीफ है कि किसी दुनियादार आदमी को अगर माल से भरे हुए 2 जंगल दे दिए जाएं तो वो तमन्ना करेगा कि उसे तीसरा जंगल में मिले. यहाँ तक कि उसका पेट कब्र की मट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भर सकती. इसी तरह से 2 भूखे भेड़िए अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो वो उसको इतना नुकसान नहीं पहुँचाते जितना कि माल और दुनिया की तमा इंसान के ईमान को नुकसान पहुँचाती है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखें, एक चीज़ समझ लें कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि एक मुसलमान में ईमान और लालच एक वक्त में जमा नहीं हो सकते. हमारा मसला क्या है? हम जन्नत कमाना चाहते हैं लेकिन जन्नत को हम चंद रुपयों के एवज में बेच दिया करते हैं. ख्वाहिश हमारी होती है कि हम जन्नत कमा लें, लेकिन चंद टकों के एवज जो है ना हम जन्नत को बेच दिया करते हैं. पूरी दुनिया में रमज़ान का इस्तकबाल हो रहा होता है, रमज़ान की बात हो रही होती है, उसके बारे में गुफ्तगू हो रही होती है. और आप ये देखिए कि जहाँ अगर मैं दीगर इवेंट्स की बात करूँ, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं क्रिसमस की बात करता हूँ या दीगर इवेंट्स की बात करता हूँ, वहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो 25% से लेकर 75% तक कर दी जाती है. जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में है वहाँ तक उन्होंने सेल्स लगा दी कर दी जाती है कि भाई वो अपना महीना, अपना ये जो माह सयाम है उसको अच्छे से मना सकें, उनको कोई दिक्कत ना हो, हम उनको वेलकम करें. लेकिन हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उल्टा है कि प्राइसेस ऊपर जा रही है. जुनैद, आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी. एक कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. उप्स, कॉल ड्रॉप हो गई जी, आप कंटिन्यू करें. तो अब बदनसीबी क्या है, हम जब अपने आप को देखते हैं ना, हमारे माशरे के अंदर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भूखे भेड़ियों की तरह मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं और हम दबोचने के लिए, यानी ये जो खून है ये भी मतलब हम चूस लें, जो गोश्त पोस्ट है वो भी हम खा लें, और जितना हम माल समेट सकते हैं इस महीने के अंदर माल समेट लें. जबकि ये महीना जो आने वाला है, जिसका आपने रेफरेंस दिया, ये तो अल्लाह को राजी करने का महीना, जन्नत को कमाने का महीना है, बड़े प्यारे प्यारे से सौदे करने का महीना है. यानी आप सोचिए कि जहां नफिल का सवाब फर्ज और फर्ज जो है वो 70 गुना तक बढ़ा दिया जाए और कोई कैद नहीं है, हम लालच के अंदर, इस दुनिया की लालच के अंदर चंद रुपयों के लिए जो है अपनी जन्नत को बेच दिया करते. अच्छा, लेकिन अगर एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ भी हम गुफ्तगू को लेके जाएं, यानी सिर्फ माल और ज़र की लालच नहीं है, लोग इक़्तिदार के भी भूखे हैं, शोहरत के भी भूखे हैं. कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं क्या हुआ जी, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो है, बदनामी से भी नहीं डरते. बलबशा, आप क्या कहेंगे? और ये डिसीजंस खास तौर पे मिसाल के अगर दी जाए तो मीडिया में आपके सामने आता है कि भाई या तो आप अपने प्रिंसिपल्स पे रहें, इवन सियासत में आता है जी, आई एम गोइंग टू मेक हेडलाइंस. किस कॉस्ट पे वो हेडलाइंस मेक कर रहे हैं उससे कोई गर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम. ये रविश आपको कैसी लगती है? यू नो, देयर इज एन ऑनगोइंग डिस्कशन. हमेशा जब कोलीग्स बैठे होते हैं आपस में तो हम लोग कहते हैं कि यू नो वो बड़ा सक्सेसफुल बंदा है या वो बड़ी सक्सेसफुल बंदी है. मगर मैं हमेशा एक सवाल पूछती हूँ, इज शी और दैट पर्सन सक्सेसफुल विद इंटेग्रिटी, या उन्होंने कुछ शॉर्टकट्स किए, किसी की दिल आज़ारी की, या किसी की राइटफुल मेरिट जगह को यू नो अपने एग्जैक्टली इन्फ्लुएंसेस ले आए. ठीक है, जैसे लोग होते हैं उनके पीछे सपोर्ट होती है. एंड हमें तो अच्छी तरह पता है कि मेरिट का क्या सिस्टम है हमारी कंट्री में. बट सिद्रा, आई वुड से कि इट ऑल कम्स बैक टू आवर अपब्रिंगिंग, आवर रूट्स. ठीक है, हम बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं. हमारे यहाँ बच्चों को एम्पैथी, ठीक है, ह्यूमैनिटी, कंपैशन नहीं सिखाया जा रहा. इट्स ऑल अबाउट ग्रेड्स, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स. बट परवशा, व्हाट कम्स टू माइंड इज, यानी ये तो एक मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफाइड तरीन एक आर्गूमेंट है कि भाई जिसका पेट खाली होगा, जिसने ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं होगा, वो ज़्यादा भूखा, ज़्यादा लालची होगा. हम देखते हैं सफ़ेद पोश लोग आपके और मेरे इर्द गिर्द ही होते हैं, उनका कोई बहुत लाविश स्टाइल नहीं है, उनके बच्चों ने ज़िंदगी में स्ट्रगल देखी है, उन्होंने अपनी चादर को देख कर पैर फैलाए हैं. लेकिन ये क्या वो आंसर है कि दो एक ही घर से, एक ही माहौल से निकले हुए शख्स, एक में लालच ज़्यादा होगी, एक में नहीं होगी? इस पर हम बात करेंगे जी. एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनका कमेंट भी सुन लेते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रईस शफी बात कर रहा हूँ गिलगित से। मोहतरमा, मैं आज नशियात बड़े शौक से मैं देखता हूँ और मुझे बहुत शुक्रिया। आज की नशियात बहुत अच्छी लगती है। बिलखुसूस जो मौजूद रखा है लालच जी, और लालच के हवाले से प्रोग्राम देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा और चाहा कि चले मैं भी प्रोग्राम में शामिल हो जाऊँ। बहुत शुक्रिया आपका। बताइए लालच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जिंदगी में आपने लालची लोगों से आपका टकराव हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है, बहुत दफा हुआ है, बसा औकात होते रहता है और होता रहेगा, ये कोई लिमिट नहीं है मेरे ख्याल में लालची को भी। सही। और हमारे मौजूद के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है किस वजह से कुछ लोग ज्यादा लालची हो जाते हैं? देखिए, लालच इंसान की जरूरत तो खैर जरूरियात जिंदगी जब तक इंसान के साथ है, वो लालच का जो उनसर है या एहसास है वो इंसान के अंदर तो ये रहेगा। और इंसान तो क्या, हैवान भी जब उसको भूख लगे, जाहिर प्यास की तलब हो तो फिर वो जाता है, वो चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने का और ये थॉट हमारे यहाँ इंक्लूड करने का। आई गो बैक टू व्हाट जुनेद ने अभी कहा था। उन्होंने कहा कि जी लालच और ईमान एक साथ नहीं रह सकता। अगर आपका ईमान है, जैसे आप चिड़िया को देखें, सुबह वो दाना लेने के लिए निकलती है, उसको ईमान होता है कि आज का मिल जाएगा, वो कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करती। अगर हमारा इस तरह का ईमान हमारे रिस्क के हवाले से हो, शोहरत, दौलत, यानी कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके नसीब में है वो दो पहाड़ों के बीच में भी होगी तो चीर कर आप तक पहुंचेगी। हाँ। लेकिन जुनेद, वो एक बात कि एक घर में दो लोग हैं, एक लालची एक नहीं है, तो तरबियत है, फितरत है, क्या चीज़ है? देखिए, लालच का ताल्लुक जैसा कि इब्तिदा में बात हुई जेंडर से भी नहीं है, इवन लालच का ताल्लुक स्टेटस से भी नहीं है। आप कहें जी कि एक लोअर मिडिल क्लास है बहुत लालची है, हाँ। या अपर क्लास है वो लालची नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। लालच का ताल्लुक इंसान की अपनी जिबल्लत से, उसकी अपनी फितरत से है। देखिए, लालच, अब मैं बात को खोल रहा हूँ जरा। लालच माल की भी होती है, लालच ताकत की भी होती है, लालच कुर्सी की भी होती है, लालच शोहरत की भी होती है, लालच इज्जत की भी होती है, लालच अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की भी होती है, लालच इंसान को एक डोमिनेशन यानी एक डोमिनेटिंग अपने आप को जो है पर्सनालिटी बनाने की भी होती है, अपना इन्फ्लुएंस भी होता है। इन्फ्लुएंस होता है कि मैं दुनिया में अपना रोब, अपना दबदबा, ये सारी चीजें। अच्छा, ये तो मुख्तलिफ इकसाम हो गई। हाँ। फितरत इसमें क्या रोल प्ले करती है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं लालच और ग्रीड के हवाले से। हम सब ग्रीडी होते हैं जी। मेरा दिल चाहता है आपसे मैं हर वक्त बात करती रहूँ। एक मिनट का कमर्शियल हमें बुरा लग रहा होता है, लेकिन फिर इदारे को मेरे ख्याल में ज़रूरत होती है ज़्यादा एड्स आने की, तो हम बस लालच को मैनेज ही कर रहे हैं आजकल। थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ इकसाम की लालच होती है जुनैद, तो ये जो अलग अलग तरीका, यानी ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी फितरत, अपनी शख्सियत में जो कमी होती है जिसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। देखिए, होता क्या, इंसान जो है ना, जब ये समझना शुरू कर दे कि जो मुझे मिला है ये काफ़ी नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ये एक अलग बात है कि जी ज़्यादा चाहिए, उसके लिए इंसान मेहनत करे। लेकिन जब इंसान ये कहे साहब बस मुझे चाहिए, और तमा जब पैदा हो जाए, वो तमा जब लालच और हिर्स में तब्दील होती है, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक लालच जो है वो ये है कि मेरे पास ताकत आ जाए, कुव्वत आ जाए, मैं डोमिनेट करूं। एक लालच ये है कि जी मेरे पास पावर्स आ जाए, कुर्सी आ जाए और मैं जो रूल करूं लोगों के ऊपर। एक लालच ये है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए और मैं बस दौलत अमीर तरीन आदमी बन जाऊं। एक लालच ये है कि लोग जो है मुझे पूजना शुरू कर दें, मेरे आगे पीछे घूमना शुरू कर दें। मुख्तलिफ किस्म की लालचें हैं। यानी ये नशा भी होता है, ये नशा भी है। अगर आपने, जैसे कहा जाता है कि हर उरूज को ज़वाल है, आपने अपना उरूज देख लिया, कई लोग सिर्फ एक्सटेंशन की बात करते हैं, यानी ये इक़्तिदार या ये जो उरूज का वक्त है ये बस खिंचता चला जाए, इसका ज़वाल। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या है, जब ये शोहरत का नशा, इज्जत का नशा, पैसे का नशा, ताकत का नशा, कुर्सी का नशा, जब इन नशों में इंसान पड़ता है ना, इस लालच में पड़ता है, तो सबसे पहले होता है कि इंसान कतई रहमी शुरू करता है, लोगों से जो है वो उसका बर्ताव तरीक़ाकार गलत हो जाता है, प्लस उसके अंदर एक बखीली पैदा हो जाती है, माल को वो जमा करना शुरू कर देता है। और आपके जहन में आप इस तरह समझे कि जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो 3-4 विंडोज खुली होती है ना, एक ऐसी कोई विंडो पावर इंटेंसिव किस्म की खुली हुई है जो आपके जहन में एक सीडी चलाए चली जा रही है और आप बाकी चीजों से कतई करके सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं जी, इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ। ये
साहब जो आपके सामने बैठे हैं, मैं इनका बड़ा फैन हूँ। इनके तो हम सब फैन हैं। हाय, बहुत आला शख्सियत है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। सर, हमारे मौजू के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं पहले दो बातें करूंगा। एक, आपकी डिसेंसी, आपके शो की आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। दूसरा, जुनैद भाई एक बहुत बड़े आदमी है, मैं तो सच्ची मुच्ची इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लालच के हवाले से अभी आपने एक सवाल किया कि लालची से किसी पाला पड़ा, तो मैंने कहना ये चाह रहा था जो मैंने बाबा जी इशफाक साहब से सीखा, बानो माजी से सीखा। जी जी। सबसे बड़ा लालची तो मैं खुद होता हूँ। इफी भाई बात कर रहे हैं? जी जी जी। अरे इफी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह। तो मैं से भी गुजारिश कर रहा था कि वो लालची तो सबसे पहला मैं खुद होता हूँ। तो क्या इफ्तिखार इसी ने कभी ये सोचा है कि लालच और तमा को खत्म करना है तो पहले अपने अंदर झांक, अपनी लालच को पहचान, पहले उसको खत्म कर। क्यों सामने जुनैद इकबाल में या सिदरा में उस लालच को तलाश करता है? तो मेरा सिर्फ इतना कहना था कि मुझे लगता है कि इफ्तिखार इसी को अपने आप को ठीक करना है तो सामने वाला खुद ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब कॉल करने के लिए। पलवशा, आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, थोड़ी दी इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रीड एज वेल, यानी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कैपिटलिज्म, या फिर कैपिटलिज्म का तो एक सिंपल सा फॉर्मूला उन्होंने कहा कि जी अगर आप दुनिया में एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स, क्योंकि उनका मानना है कि रिसोर्सेज या वसाइल कम है दुनिया के, उनको इस्तेमाल करके आप नफ़ा कमाएंगे। अगर आप मैक्सिमम नफ़ा नहीं कमा रहे तो आप सोसाइटी के वसाइल को वेस्ट कर रहे हैं। इस फिलॉसफी पे बेस करता है पूरा कैपिटलिज्म, पूरा कंज्यूमरिज्म। तो पलवशा, ये तो बना ही इसलिए है ताकि हमारे अंदर की जो कमियां हैं उसको उभारा जाए और उसके बाद सोल्यूशन की तरह एक लालच को आपके सामने रख दिया जाए कि अब इसके पीछे भागो। क्या करें हम? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है एंड हमने पढ़ा है मीडिया साइकोलॉजी में भी कि कंटिन्यूसली मीडिया में ऐसे ऐसे इमेजेस या सर्टेन एड्स रीइंफोर्स कराते हैं मैसेज कि यू नीड मोर। अगर आपने परफेक्ट दिखना है तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, या अगर आप ये चीज़ नहीं खरीदेंगे तो ओहो हो, यू विल बी आउट ऑफ सोसाइटी, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो एक आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड क्यों नहीं है? आपके मक्खन में विटामिन ए क्यों नहीं है? आपके दूध में आयरन क्यों नहीं है? तो यानी ये ना खत्म होने वाली ये आपकी ना साइकी से खेल रहे हैं वो कि आपकी कंटिन्यूसली एक मैसेज रीइंफोर्स होता है और ये आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है कि मोर इज एवरीथिंग, मोर इज गुड। लाइक क्वांटिटी और क्वालिटी का जो है ना, कि क्वालिटी को हमने पीछे छोड़ दिया, क्वांटिटी की तरफ भाग रहे हैं हम। वी वांट मोर, मोर एंड मोर। एंड एक मिसाल मैं आपको दूं, जैसे अगर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फेयरनेस क्रीम ही अगर समझ लीजिए अगर आपने लगाई है तो कहा यह जाता है कि चने के दाने जितना काफी है। लेकिन हम उस वक्त इतनी ज्यादा लालच है लोगों का और इतनी जल्दबाजी है कि वो क्रीम भी हम थोप थोप के लगाते हैं कि हम जल्दी से इसका असर ले लें। आई मीन दिस इज सच आई ओपनर। अगर आप अपने एक एक अमल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखें कि उसके पीछे नियत क्या है, किस वजह से आप वो कर रहे हैं, तो आपको नजर आने लगेगा कि कहाँ कहाँ आप लालची। अच्छा, और आपको जो आपकी साइकोलॉजी पे इसका ये इफेक्ट पड़ता है कि बिकॉज आप किसी के हक पे डाका डाल रहे हैं, क्योंकि आप ये सारी हरकतें कर रहे हैं, आप सामने वाले इंसान को भी उसी नजर से जज करना शुरू कर देते हैं। ये भी यही कर रहा होगा, अगर ये इस पोजीशन पे है इसने भी कुछ ना कुछ किया होगा, या इसके पास भी ये होगा। जैसे अक्सर और कोई आई हेट टू गिव दिस एग्जाम्पल बिकॉज आई हेट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बट बीइंग अ फीमेल मैं देती हूँ कि फीमेल्स में होता है कि आई नीड टू हैव द लेटेस्ट बैग और द लेटेस्ट क्लोथ्स। एंड अगर कोई बंदी जो है बहुत लेट बैक है या उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती कपड़ों वगैरह को, तो उसको बड़ा बुरा फील कराती है कि नहीं भाई तुम अपने आप को केयर नहीं करती, ख्याल रखा करो। अपने आप को एक होती है चीज जिसको हम स्पिरिचुअलिटी में भी कहते हैं सेल्फ लव, कि आपने अपना ख्याल खुद रखना है। लेकिन उस ख्याल को भी हमने बिजनेस बना लिया कि अगर आप स्पा नहीं जाती हैं, अगर आप लेटेस्ट कपड़े नहीं पहनती, अगर आपने सबसे महंगा बैग नहीं खरीदा, इसका मतलब है आप अपनी परवाह नहीं करती। दे गो टू अ लेंथ कि वो पूछते हैं कि भाई आप आर यू सैड, आर यू डिप्रेस, कोई टेंशन है लाइफ? नहीं भाई, आई एम वेरी कंफर्टेबल। तुमने नए लॉन के जोड़े नहीं बनाए। ये देखें जरा आप, ये हमारी सोसाइटी का जज करने का बैरोमीटर है। अभी जी लॉन की सेल लगी थी, तो जिस तरह जुनैद आपका वैसे आप जब खवातीन को करते हुए देखते हैं कि जी दरवाजा तोड़, एक होती है खिड़की तोड़ सेल, कि हम सब कुछ तोड़ ताड़ के यहाँ से लॉन के जोड़े ले जाएंगे, आप क्या महसूस करते हैं? बहुत जज करते होंगे हमारी। मैं नहीं जज तो क्या करता हूँ, बस मुझे हैरत होती है, मुझे लगता है कि शायद मतलब जो है वो हम ये भूल चुके हैं कि जी हम जिस दौड़ में हम भाग रहे हैं उसका कोई जिस दौड़ में हम भाग रहे हैं
उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है। हाँ। देखिए ना, एक बात को जरा यूं समझे, बाय वन गेट वन फ्री का मैंने नारा लगाया, लोग मेरे पास आए कि जी ठीक है, ये चीज़ मैं ये प्रोडक्ट लूंगा, इसके बदले में मुझे ये चीज़ साथ साथ मिल जाएगी। ये इब्तिदा है, लेकिन इसकी इंतहा क्या है? इसकी इंतहा का किसी को भी नहीं पता। हम लालच के अंदर इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि जी उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। अच्छा, मैं आपसे बहुत मोहतात होके एक सवाल करना चाह रही थी जो मेरे दिल में हमेशा मुझे चुभता था, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? सिद्रा राशिद मलिक बोल रहा हूँ कराची से। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत शुक्रिया राशिद साहब। मैं ये कहूँगा कि जो लालच है, जिस एक्चुअली हम जहाँ फोकस कर रहे होते हैं जो टारगेट पे, वहाँ कुछ नहीं होता, ये शराब की तरह होती है लालच। सही। जो कि वहाँ होता कुछ नहीं है जब हम वहाँ पहुँचते हैं। तो ये ज्यादातर वहाँ हम लोग हर एक के अंदर है जिबिल्लत ये वाली, किसी में कम है किसी में ज्यादा है जी, लेकिन ये तब बंदा करता है जब बंदा कंटेंट ना हो जो उसके पास है। बिल्कुल सही। और वासिफ अली वासिफ है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि किसी ने पूछा कि खुश नसीब शख्स किसको कहते हैं? कहते हैं जो अपने नसीब पे खुश हो। बहुत जबरदस्त। और ये हम जब हम कंटेंट हो जाएंगे तभी लालच नहीं करेंगे। साहब बहुत अच्छी बात की, इसको मैं रिपीट करना चाहूंगी कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश हो। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक बहुत ही मोहतात हो कि ये बात मैं करना चाही थी जो बतौर मुसलमान मुझे तकलीफ भी देती है। यानी हम में से जितने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सादत अगर हासिल हुई हो तो हमने देखा है कि लालच सिर्फ मालो ज़र शोहरत की नहीं होती, हम सवाब की, नेकियों की लालच में मुब्तला होते हैं, लेकिन उसका भी तरीक़ेकार होना चाहिए, उसमें भी कोई रवैया होना चाहिए। मैं तो आपसे पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह जब हम करीब पहुँचते हैं जैसे हजर अस्वद के या रियाजुल जन्ना में हमारी नियत होती है कि जी 2 रकात नफल पढ़ लें, वो जो लालच, वो जो तड़प है, उसमें हम कभी कभार दूसरों का ख्याल भी नहीं करते। हम दूसरों को कोनियाँ मारते हुए ये देखे बगैर कि किसी को कितनी तकलीफ हो रही है, एक रश का आलम और एक तूफान बदतमीजी, यानी हमें उस वक्त ये एहसास नहीं होता कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हमारी नीयत होनी चाहिए। यानी वहाँ तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी को हमसे कोई तकलीफ ना हो। इसको आप कैसे देखें? मुश्किल तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, हजर अस्वद को बोसा देना जो है कोई फर्जियत नहीं की गई आपके, आपके लिए कहा गया इस्तेलाम कर लें आप दूर से, ठीक है जी। वजह क्या है? वजह ये है कि किसी को तकलीफ ना हो। लालच है ना? हाँ, नहीं लालच तो है, लेकिन नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, देखिए टच करना लालच ठीक है अपनी जगह, वो आपकी एक दिली ख्वाहिश है कि जी एक कैफियत है कि आप वो उसको टच कर लें, बोसा दे दें, आपके गुनाह जो है मुंतकिल हो जाए, सारी चीजें सही। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, उसको बोसा देते हुए आपकी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे तो मुझे बताइए, तकलीफ पहुंचा के बोसा देना अच्छा है या बगैर तकलीफ दिए सामने से इस्तेलाम करना अच्छा है? लोगों के राजी किसको करना है? कंधों पे चढ़कर, गर्दन पे पैर रख के आप रियाजुल जन्ना में अगर या पहुंच के जाते हैं। बात क्या है? हम हरीस होते हैं कि जी हमें नेकियां मिल जाएं, नेकियों के हरीस होते हैं ना कि जी हम ये भी कमा लें, ये भी कमा लें, ये भी कमा लें, लेकिन मेरी जात से रियाजुल जन्ना में किसी के पैर पे पैर लग जाए, उसको तकलीफ हो जाए या उसको जो है मेरे आने की वजह से या मेरे सजदे की वजह से जो है उस तरह से मौका ना मिले इबादत करने का जैसा वो इबादत कर रहा था, तो फिर मेरी इबादत का फायदा नहीं है। मुझे तो ये देखना है कि मैं किस दर पे मौजूद हूँ, वहां तो अदब का मकाम है। और बात क्या है कि मुझे राजी अल्लाह को करना है। मैं बंदे को तकलीफ देके अल्लाह को राजी करने जाऊं तो मेरा रब कैसे राजी होगा? मेरा रब इस बात से राजी हो जाएगा कि मैं इस सोच से रुक जाऊं कि मैं आगे ना बढ़ूं, कहीं अल्लाह की मखलूक को तकलीफ ना हो जाए। जब आप इस वजह से रुक जाते हैं ना, तो रब नियतों को जानता है और इस तरह के ख़ास मकामात में जिसकी इतनी अहमियत है, जो हमारे लिए इतने मुक़द्दस है, वहाँ अपने अमल और अपनी नियत पे तक़वा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बड़ी तकलीफ के बाद जो मैं ज़रा सा इसमें और एडिशन करती चलूँ कि हतीम, हजर अस्वद, रियाजुल जन्ना, वहाँ पे मारा मारी, तूफ़ान बदतमीज़ी, 2 मिनट बाद जब आप निकलते हैं सामने हार्डीज़ और मैकडॉनल्ड्स पे मारा मारी, तूफान बदतमीजी, 2 मिनट बाद जब आप निकलते हैं सामने हार्डीज और मैकडॉनल्ड्स, वहाँ तमीज से लाइन बना के खड़े। बात वही है, जब आप अलबैक में जाते हैं तो आप जी क्यू में खड़े होते हैं जी कि जब हमारी बारी आएगी उसके बाद हम जाके जो है वो अपना वहाँ बड़े मुहज़्ज़ब हो जाते हैं, हमारा टोकन है, हम लाइन में खड़े हैं, कोई बात नहीं, इंतजार करेंगे। असल क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि हम जो हासिल करना चाहते हैं जी
वो रब की रजा इस बात में है कि हम अल्लाह के बंदों को तकलीफ दे के उसकी रजा हासिल ना करें, अल्लाह के बंदों को खुश करके उसको राजी करें। बल्कि जुनैद ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, ये ज़रूर कहूँगी कि छोटी सी, यानी ठीक है बेशक देखिए अगर नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है, अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, लालच ज़रूर है, हम सब मेरे ख्याल में उस मकाम पे पहुँच के अगर आप मुझे भी मौका देंगे तो शायद मैंने भी उसी तरह दौड़ पड़ना है, लेकिन ज़रा सी बात ये जहन में लेके आएँ कि कहीं आपकी लालच का उल्टा असर ना हो जाए। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो यकीनन आपको मौका मिलेगा, लेकिन दूसरों की तकलीफ का भी ख्याल रखें। कॉलर है हमारे साथ, कॉलर मौजूद है, कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। अच्छा, इसमें कभी कभार अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अगर आप सदके दिल से बढ़ते हैं, इसके हमें बहुत सारे मिसालें भी मिलती हैं। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु चाहते थे कि वो सबसे ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो, तो ग़ज़वात के मौके पर जब कहा गया कि आइए आपने जो माल गनीमत में या जो कंट्रीब्यूशन करना है वो लेके हैं, वो अपने घर का आधो आध सामान लेके आ गए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर में एक एक चीज़, यानी उन्होंने दीवार पे हाथ तक क्योंकि और क्या छोड़ा। सवाल तो ये हुआ कि छोड़ के क्या है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम छोड़ के। देखिए ये कदरें अलग होती मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। देखिए मेरा रब तो इतना करीम है, आप बात को समझने की कोशिश करें कि एक रिवायत में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स रास्ते